हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रश्मि गोयल और हम कर रहे थे पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हमने बायनोमियल थ्योरम का चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें एक लेक्चर मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा हो वो इससे देखने से पहले ना उसको ज़रूर देख ले, क्योंकि ये सारा उसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर रेस्टेड केवीएस एनवीएस DSSS भी। और ये ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीजीटी मैथ वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये टीजीटी मैथ वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी मैथमेटिक्स का एग्जाम दे रहे हो, बायनोमियल थ्योरम ना बहुत स्कोरिंग है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी मैथ में 1 और 2 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे आपको, पीजीटी में तो इवन 3 या 4 भी मिल जाते हैं कई बार। ठीक है, क्योंकि इसमें वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने बायनोमियल का कंसेप्ट कर लिया था बेसिक। ठीक है, अब उसके बाद हम एप्लीकेशंस कर रहे थे बायनोमियल थ्योरम की। 1 टाइप में आपको करवा चुकी हूँ, एक और अनदर टाइप होती है। देखिए हमारे पास ना क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से लिखा आता है, विच इज़ लार्जर और दिस। ठीक है, वहाँ पे हम ये सोचते हैं हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं और ये सब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी किससे सॉल्व किए जाते हैं, बायनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हर टाइप यहाँ पे ला दूंगी, तो आप ज़रूर देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक पूरा ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका ही पूरे का पूरा चैप्टर की जब रिदम बनी रहती है ना तो आपको ही चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और यकीन मानिए अगर आप मेरा करवाया हुआ कंटेंट करके चले जाएंगे ना तो मैं अपने कंटेंट में गारंटी लेती हूँ कि मतलब मैं आपको इतनी टाइप्स करवा दूंगी कि आपको एग्ज़ाम में देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये बायनोमियल की टाइप है और हमें इस क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड टाइप है इसमें विच इज़ लार्जर। ठीक है, कहते हैं अब अगर मान लो आपको इस तरह की टर्म्स दी हुई हैं और आपको पूछा गया है कि विच इज़ लार्जर, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। देखिए सबसे पहले विच इज़ लार्जर लिखा है ना, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस ले लें, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आएगा उससे हमें पता चल जाएगा ग्रेटर देन 0 या। देखिए जब हम कहते हैं x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं x ग्रेटर देन y है। ठीक है, और जब हम कहते हैं x माइनस वाई लेस देन 0 तो हम कह देते हैं x लेस देन है y से। ठीक है, बेसिकली लेते क्या है, हर बार दोनों का डिफरेंस ही लेते हैं ना। तो इसी तरह से आप इसमें कीजिए 1.01 1 2 3 कितनी है ये 6 4 5 6 माइनस 10,000। ठीक है, ये ले लीजिए। मैंने अभी आपको पीछे जो फर्स्ट लेक्चर में एक टाइप इस तरह की करवा दी थी। 1.01 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 + 0.01 1 2 3 4 5 6 माइनस 10,000 लिख सकते हैं ना आप इसको ऐसे। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसमें आप क्या लगा सकते हैं, बायनोमियल। ठीक है, जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसी से एक स्टेप आगे जा रहे हैं बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। ठीक है, और जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6 एक्सपैंड करें तो नीचे क्या आता है 0। यहाँ पे 1 की पावर कितनी आ जाएगी, इतनी। 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही रहता है और इसकी पावर क्या हो जाती है फर्स्ट 0, तो हम इसको नहीं लिख रहे हैं, वो भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फिर क्या आ जाएगा आपके पास C 1 लिख दें। अब 1 की पावर कितनी हो जाने वाली है, 1 रिड्यूस हो जाती है। 1 की पावर कुछ भी हो क्या रहने वाला है 1, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि टाइम सेव हो जाता है आपका एग्जाम में। 0.01, अब 0.01 की पावर यहाँ तो कितनी थी 0 थी ना, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब अप टू एंड सो ऑन ये एक्सपेंशन तो क्या होगी, चलती चले जाने वाली है, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा माइनस 10,000। ठीक है, अब जब मैंने आपको बताया था जब भी सफिक्स नीचे 0 होता है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब आप इसको करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, जो डो ऊपर होता है डायरेक्ट वही आता है हमेशा, क्योंकि NC1 हमेशा किसके इक्वल होता है, n के इक्वल। 3 4 5 6 और इनटू में 0.01 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/100 लिख दें। ठीक है, प्लस अप टू एंड सो ऑन, तो कितना आ गया, ये लास्ट में ये चल ही रहा है हमारा। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 आपने कट कर दिया, ये कितना बच गया आपके पास 10,000 बच गया। ठीक है, 10,000 + 1 कितना हो गया 10,001 हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया, आपको पता चला मैंने ये यहाँ पे क्यों रुक दी, क्योंकि यहाँ पे ये 10,000 + 1 आ रहा है, तो दैट्स इट। आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ इतना देखना है ना कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, कैलकुलेशंस एग्जाम में उतनी कीजिए जितनी रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी एक्सपेंशन लिखने बैठ जाइए, वहाँ पे आप कंफ्यूज भी होंगे, क्वेश्चन भी लेंथी हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा आपका, वो सब मत कीजिएगा। थोड़ा सा माइंड को अलर्ट रख के कीजिए कि किस तरह से करना है। ठीक है, 10,000 ही था ना, ठीक है, या तो 10,000 से छोटा आ जाता है या 10,000 से बड़ा। अब दो टर्म्स लिखते हैं, जब वो 10,000 से कैसा आ गया
बड़ा आ गया, 10,001 हो गया, इनको ऐड कर देंगे तो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, डेफिनेटली 1 के इक्वल आने वाला है, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 0, तो आपको पता चल गया ये टर्म कैसी आ गई, जो हमने माइनस वाली मानी थी, ये ग्रेटर देन 0 आ गई, तो दैट मीन्स कि ये वाली टर्म कैसी हो गई, इससे बड़ी हो गई। साइन लगा दें यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन्स कि इन दोनों में से कौन सा लार्जर है, ये वाला लार्जर हो गया देन दिस, ठीक है। ज़रूर कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए और बी अगर आपके पास दो अलग अलग इंटीजर्स हैं, देन ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी, ठीक है। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपको कहा गया है 4 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n है, और आपसे पूछ लिया गया है कि ये किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बाइनोमियल का ही एक छोटे से रिजल्ट का पार्ट है। ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो 7 पावर भी सेम होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 7 टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5 है, तो ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 7 माइनस 5 से, ठीक है। जो ए और बी है आपको उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कंडीशन क्या है कि ए एंड बी कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ठीक है, अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, बस डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको यूज़ करना है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड रिजल्ट है, इफ़ ओ बी द सम ऑफ ओड टर्म्स। ध्यान से पढ़िएगा, ये वाला रिजल्ट सिर्फ ये ओ और ई चेंज करके एक बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आई थिंक एचटेट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इफ़ ओ बी द सम ऑफ ओड टर्म्स, ओ क्या है, ऑड टर्म्स का सम है, और ई क्या है, इवन टर्म्स का सम है, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है। हमने पढ़ी थी ना वहाँ पे x प्लस ए टू द पावर n जब हम लिखते हैं तो हम उसको क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, एन सी नॉट एक्स एन, ठीक है, ए नॉट प्लस एन सी 1 एक्स एन माइनस 1 ए 1, उसकी एक्सपेंशन हमने इसी तरह से लिखी थी, एन सी 2 एक्स एन माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स एन माइनस 3 ए 3, ठीक है। तो ये वाली जो है ये क्या है, इवन टर्म्स है, और ये वाली जो है 1 और 3 जहाँ पे सफिक्स आ रहा है ये क्या है, आपकी ऑड टर्म्स है, क्लियर, ठीक है। वो कहना क्या चाहता है, वो कहता है ओ क्या है, इन ऑड टर्म्स का, जितनी भी ऑड टर्म्स आ रही हैं उन सबका क्या है, सम है, और ई क्या है, इसी एक्सपेंशन की जितनी भी इवन टर्म्स आ रही हैं उन सबका सम है, ठीक है। नोटेशन चेंज हो सकती हैं बट क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ यही है, ठीक है। तो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर एन, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये देखे कि ये ऑड टर्म है, ये इवन टर्म का सम है, तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, सीधा सीधा क्या होगी, ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर उनकी पावर को ट्वाइस करके और बीच में नेगेटिव साइन के साथ पूछा जाए आपसे तो क्या होगी, 4OE, 4 मल्टीपल इंटू और सम ऑफ ऑड टर्म्स इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। इसी तरह से x प्लस ए अगर हम पॉजिटिव टर्म के साथ ले रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है आप हमारे पास, अगर हमें निकालना है जनरल टर्म एंड मिडल टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, तो वो कैसे निकाली जाती है। जनरल टर्म निकालनी तो बड़ी ना अच्छे से सीख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, क्योंकि आगे बाइनोमियल है ना सब सादा इसी के ऊपर घूमती रहेगी आपकी। आर प्लस वन टर्म अगर हम इसमें बात करते हैं, एक्स प्लस ए टू द पावर एन की हमने एक्सपेंशन लिखी थी, उसकी आर प्लस वन टर्म मैंने आपको बताई थी कि आर वाली होती है, तो उसको नोटेट किससे किया जा रहा है, टी ऑफ आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, तो वो क्या थी, एन सी आर एक्स एन माइनस आर ए टू द पावर आर। आई होप आपको अब तक तो ये याद भी हो गई होगी, ठीक है। यही आर प्लस वन टर्म होती है जो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा बाइनोमियल इसी के ऊपर चलने वाला है, ठीक है। किसी की भी जनरल टर्म अगर आपको निकालने को कहा जाए ना, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपको कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 की आप क्या निकाल दीजिए, जनरल टर्म, ठीक है। तो जनरल टर्म निकालनी है तो आप क्या निकाल देंगे, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन, इसको कंपेयर कर लीजिए, एन किसके इक्वल है, 6, यहाँ पे कितना आ गया, 6CR एक्स, एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो है ना, तो इधर कितना आ जाएगा, 6 माइनस आर, एन माइनस आर है ना, ए टू द पावर आर, तो माइनस वाई टू द पावर आर, ठीक है। ये जनरल टर्म आ गई, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 6CR एक्स टू द पावर
इसको आप एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, 12 माइनस 2r और माइनस वाई की पावर r, -1 को आगे भी ले सकते हैं, ठीक है। वो तो आप एडजस्ट कर लीजिए जैसे भी आपके एग्जाम में ऑप्शंस होते हैं ना MCQs में, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से निकाली जाती है। क्लियर हो गई? मतलब कोई भी टर्म दे दिया आपको, बायनोमियल एक्सप्रेशन दे दी और आपको कह दिया कि उसकी आप जनरल वो निकाल दीजिए ना टर्म, तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए और इस तरह से निकाल दीजिए। अगर हम इसमें 1 + x टू द पावर n की बात करते हैं, जैसे x + a टू द पावर n की हमने ये बात की ना, 1 + x टू द पावर n, ये तो आपको पता ही है कि इसमें x को क्या पुट कर देते हैं 1 और a को क्या पुट कर देते हैं r, तो ये डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से सेम 1 - x टू द पावर n के साथ रहता है, बस वहाँ पे x किससे रिप्लेस हो जाता है -x से, ठीक है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, इसको ध्यान से समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई भी एक आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है x + a टू द पावर r, ठीक है, कहते हैं आर अ टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। देखो आपको ये तो पता चल गया जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म अगर मैं आपको कहती हूँ यहाँ से कि आप इसको ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप 5th टर्म निकाल दीजिए, ठीक है, 5th टर्म, तो आप क्या लिखेंगे? 5th टर्म निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? t 4 + 1, ठीक है, यही लिखने वाले हैं ना। t 5 बन जाएगा, ये 5th टर्म बन जाएगी अपने आप में, और यहाँ पे 6c4 x² 6 - 4 - y टू द पावर 4, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आ रही थी वो r में आ गई, r + 1, ये क्या आ गई आपके पास? 5th टर्म आ गई ना, ठीक है, ये 5th टर्म आ गई। ये जो 5th टर्म आई है ये कहाँ से आई है? स्टार्टिंग से, क्योंकि जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं ना, NC0 प्लस फिर NC1 प्लस NC2, इस तरह से। हमें नहीं पता ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, हम इसको nth तक लेते हैं, ठीक है। ये 5th टर्म कहाँ से आई है? स्टार्टिंग से, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, क्लियर, ठीक है। सेकंड टर्म भी इधर से जो भी मिलेगी हमें, ये हमेशा स्टार्टिंग से मिलती है। अब अगर हमें कहा जाता है कि एंड से कहीं ना कहीं तो ये खत्म हो रही होगी, वहाँ एंड से आप निकाल दीजिए कि सेकंड टर्म निकाल दो या 3rd टर्म निकाल दो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अगर आपको rth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड x + a टू द पावर n में, तो क्या हो जाएगा? n - r + 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। मान लो आपको एक एक्सप्रेशन दे दी, ये x + a टू द पावर n, ठीक है, आपको rth टर्म बोला है, ठीक है, चलो यही ले लेते हैं, x² - y टू द पावर 6 दे दी आपको, ठीक है। अब आपको कहते हैं rth टर्म फ्रॉम एंड निकालनी है। मान लो आपको निकालनी है सेकंड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? बात इसी की आती है ना, अगर सेकंड टर्म एंड से निकालनी है। अब इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। ध्यान रखना n क्या है जो इसकी पावर है, r क्या है जो टर्म आपको निकालनी है, प्लस करना है आपको 2, ठीक है। दैट मीन्स कि 6 - 2 + 2th टर्म, यही लिखा हुआ है ना, ये टर्म हो गई आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 6th टर्म निकाल दीजिए आप कहाँ से? फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। अगर आप बिगनिंग से, यानी कि यहाँ जैसे हमने T5 निकाला था ना, अगर मैं क्या कैलकुलेट कर देती हूँ T6, क्या फ़र्क आएगा? सिर्फ T5 + 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5, ठीक है। तो वो अपने आप ही क्या बन गई? आपकी rth टर्म बन गई फ्रॉम एंड, क्लियर, ठीक है। ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा, ये टर्म याद रख लेना, सब कुछ याद रहेगा कि x + a टू द पावर n है, rth टर्म निकालनी है, n बड़ा है, n - r + 2th टर्म निकाल दीजिए फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी आई 6th आई, 7th आई, 4th आई, 3rd आई, जो भी आई, और उसको उठा के वापस अपने इसी फॉर्मूले से निकाल दीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी? दैट टर्म फ्रॉम द एंड, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं हम मिडल टर्म्स की। मिडल टर्म्स क्या होती हैं एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है। x + a टू द पावर n के ऊपर हमने बात की थी कि ये टोटल कितनी टर्म्स कंटेन करता है? n + 1, इतनी बार बता चुकी हूँ, आई होप कि आपको याद हो गया होगा अब तो, ठीक है। देखिए अब इफ़ n इज़ इवन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर n कैसा है? इवन है, यानी कि ये वाला नंबर क्या है? इवन है, तो मिडल टर्म कैसे निकलेगी? n/2 + 1th टर्म, ठीक है। मिडल टर्म आपकी क्या हो जाएगी? n/2 + 1th टर्म। देखिए किस तरह से होगी। मान लो आपको कह दिया कि x + 2 टू द पावर 6 है, ठीक है, तो कहता है कि इसकी मिडल टर्म बता दो, ठीक है। एक तो तरीका वही है कि आप पूरी की पूरी एक्सपेंशन लिखें और फिर उसमें से देख लें मिडल टर्म, ठीक है, वो लेंथी है, तो उसके लिए वो ना करते हुए आपको शॉर्टकट्स याद ज़रूर रखने चाहिए। मिडल टर्म के लिए आप क्या करेंगे? n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो अब 6 है ना, तो n/2 + 1th टर्म कर दूं तो कितना हो जाएगा? इवन है ये, ठीक है, तो 6/2 + 1th टर्म, ठीक है, दैट इज़ कि कितनी आ गई? कट
3+1 दैट इज की फोर्थ टर्म आ गई। अब फोर्थ टर्म अगर आपको इसकी निकालनी है तो वापस आपका फॉर्मूला वही वाला, ठीक है। वो फॉर्मूला तो है ना, मतलब घोट लो, अच्छे से पी लो कि वो तो एग्जाम में यूज़ होना ही होना है। T3+1 लिख देंगे उसको हम, ठीक है। तो इधर से क्या हो जाएगा 6c3 x टू द पावर 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। जब क्वेश्चन करते हो ना तो डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस किया करो। 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या आ गई आपकी मिडल टर्म, ठीक है। मतलब एक तो आप वही है कि पूरी की पूरी एक्सपेंशन लिखे और फिर उसमें से देखें, ठीक है। या फिर आप ये शॉर्टकट यूज़ कीजिए, मिडल टर्म का फॉर्मूला एन, जब एन इवन है तो क्या हो जाएगा n/2 + 1th टर्म आ जाएगी। ये टर्म है n/2 + 1th टर्म। टर्म पता चल गई आपको कौन सी है, वापस अपने फॉर्मूले पे जाइए जनरल टर्म वाले और वहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए। सेम विथ अगर n कैसा है ऑड है तो आपके पास ध्यान से देखिएगा, इवन है तो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म होगी मिडल में n/2 + 1th टर्म, जैसे हमने निकाली थी, ठीक है। अगर n कैसा है ऑड है, ऑड है तो आपके पास कितनी टर्म्स होंगी n + 1/2th है n + 3/2th, 2 टर्म्स होंगी मिडल में, ठीक है। 2 टर्म्स होंगी मिडल में, ठीक है। पहले आप दोनों का नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। ये भी आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता देती हूँ। मान लीजिए x + 2 टू द पावर आपको कह दिया 5, अब ऑड लेनी है ना मुझे, ठीक है। तो इसमें मिडल टर्म्स 2 आएंगी, दैट इज 5 + 1/2th टर्म, ठीक है। एंड दूसरी कौन सी आएगी 5 + 3/2th टर्म, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 5 + 1 6/2, दैट इज एक तो थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। T3 निकालनी है यानी कि आपको, और ये 5 + 3 8/2, दैट इज कि कितनी आ गई 4 टर्म, ठीक है। यानी कि आप उसकी मिडल टर्म्स अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑड पावर की तो आप ये दोनों ही टर्म आंसर में देंगे, ठीक है। T3 भी निकाल दीजिए, इसका वापस वही जनरल फॉर्मूला, T4 भी निकाल दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएंगी मिडल टर्म्स। अब जो हमने मिडल टर्म और उनके कंसेप्ट पढ़े जनरल टर्म के, हम उसी के ऊपर ये छोटे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। ये इस तरह के एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरल टर्म तो आपको कोई भी एक्सप्रेशन लिखी हो तो आई थिंक आपको निकालनी आ गई होगी, एंड से कैसे निकालनी है वो भी आ गई होगी, ठीक है। उसमें तो एक्सप्रेशन चेंज हो सकती है, बाकी आपका तरीका वही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके पास क्वेश्चन है फाइंड करना है ए इफ 17th and 18th टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल। कहते हैं ये जो एक एक्सपेंशन दी हुई है, ठीक है, इसमें अब और आपको जनरल टर्म और वो सारी और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। अगर ये एक एक्सपेंशन दी हुई है आपके पास, कहते हैं इसकी 17th और 18th टर्म क्या हो जाती हैं इक्वल हो जाती हैं, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है ए, यानी कि T17 और T18 इनकी क्या कर दूं इक्वल कर दूं, गिवन है ना, जो गिवन है उसको उठा के चलिए और उसकी आपको क्या लेनी है एक्सपेंशन ये वाली लेनी है, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाल देना है आपको ए, ठीक है। अब T17 लिख लेते हैं, चलिए हम पहले T17 लिखेंगे तो उस एक्सप्रेशन में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अच्छा चलिए T17 को हम क्या लिख सकते हैं T16 + 1 लिख सकते हैं ना, तो 56C16 तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 50 - 16 और a की पावर कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 50C16 2 की पावर 34 a की पावर 16, ठीक है। T अगर हम 18 लेते हैं तो T17 + 1 तो कितना आ जाएगा आपको 50C17 2 की पावर 50 - 17 a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 17, तो इसका फिर से कितना आ जाएगा 50C17 2 की पावर कितनी हो जाएगी 33 और a की पावर कितनी हो जाएगी 77। निकाल ली मैंने दोनों टर्म। कंडीशन क्या कहती है दोनों को क्या कर दूं इक्वेट, यानी कि ये जो दो टर्म्स आई हैं इन्हें आप इक्वेट कर दीजिए। 50C16 2 टू द पावर 34 a टू द पावर 16 इज इक्वल्स टू 50C17 2 टू द पावर 33 a टू द पावर 17। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 34 और यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर 33, तो यहाँ पे सिर्फ कितनी पावर बच जाएगी एक। इसी तरह से a टू द पावर 16 है और a टू द पावर 17, तो फिर यहाँ पे सिर्फ कितनी बच जाएगी 1, ठीक है। तो a निकालना है ना हमें, a की पावर 1 आ गई, a को हमने इधर ही रखा, बाकी सारा इधर ले आइए। 50C16 यहाँ पे 2 की कितनी पावर बच गई थी 2, ठीक है, 1 बची थी और नीचे कितना आ गया आपका 50C17। दैट मीन्स कि अब आपको सिर्फ क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं a 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं NCR में आपको बता चुकी हूँ, याद कर लीजिए n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल ओवर
50 माइनस 16 दैट इज़ 34 फैक्टोरियल इंटू में 16 फैक्टोरियल, और नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 50 फैक्टोरियल ओवर में 33 फैक्टोरियल इंटू में 17 फैक्टोरियल। कट कीजिए, 50-50 तो डायरेक्ट कट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से 34 फैक्टोरियल को 2 इंटू, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, 2 इंटू जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 17 को ऐसा लिख दूँ, 17 इंटू 16। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो बड़ा होता है उसको छोटे तक ले जाइए। अब 34 फैक्टोरियल था ना, यहाँ पे 34 इंटू 33 फैक्टोरियल लिख दीजिए इंटू में 16 फैक्टोरियल, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, कट हो गए आपके, ठीक है। 17 टू सा कितना होता है 34 नीचे है तो कितना आ गया 1। दैट मीन्स कि एक इसके इक्वल आ गया आपके पास 1 के इक्वल। तो ये था आपका बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। इसमें हमने काफ़ी कुछ, ये इंपॉर्टेंट है सारा, जो जनरल टर्म मिडिल टर्म्स हमने निकाली है। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने किया था ना 17th एंड 18th टर्म एक्सपेंशन की कैसे गिवन है, इक्वल गिवन है। कई बार इसी तरह से रेशो में भी दे दी जाती है कि एक एक्सपेंशन दे दी, उसकी T4 कहता है 4th और 5th टर्म रेशो गिवन है आपको कि इतनी है, तो एक आप निकाल दीजिए, ठीक है। अननोन पूछ लेता है आपको, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।